हेलो दोस्तों। तो यस, मैं सीए अभिषेक बरड़िया आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, जनवरी 2026 का जो आपका सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर है, तो उसका जो आरटीपी आईसीआई ने रिलीज़ किया जनवरी अटेम्प्ट के लिए, आइए अपन उस आरटीपी पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं कि आरटीपी में क्या क्या कवरेज किया गया है। तो आप जानते हैं आरटीपी में आपके लॉ के जितने भी अलग अलग एक्ट्स हैं सबके ऊपर सवाल जवाब किए जाते हैं। तो चलिए, लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशंस। आप जानते हैं क्वेश्चंस दो प्रकार के ब्रॉडली रहेंगे। एक थ्योरी क्वेश्चन, वो तो सीधा सीधा लॉ का सवाल है जहाँ पे लॉ का रेलिवेंट पार्ट है। तो अगर ऐसे कोई थ्योरी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो लॉ में आपके बुक में आपके चैप्टर में कहाँ आपको वो रेफरेंस मिल सकता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। पर जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ब्रॉडली हमारा फोकस रहेगा कि हम उसको थोड़ा एनालाइज करें, समझे कि वो केस बेस्ड में आखिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। करेक्ट। तो अपना जो पेपर 2 है सीए फाउंडेशन का, दैट इज बिजनेस लॉ, चलिए उसके आरटीपी की शुरुआत करते हैं। ऑब्वियसली पहला आप जानते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा ही सवाल आता है, इसमें कोई भी एज सच कन्फ्यूजन नहीं होता। तो जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आता है। तो उसमें आप अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक देखते हैं, जैसे कि कोर्ट्स कितने प्रकार के होती है बताइए, लॉ क्या क्या होते हैं वो बताइए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इनके बारे में पूछा जाता है। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस मिनिस्ट्रीज के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे इस आरटीपी में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया, आरबीआई। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, इसमें आरबीआई के बारे में आपको बेसिक सा बोलना था, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं होती है। करेक्ट। तो असली डिस्कशन जो होता है, मतलब आप देखिए इसके आंसर में भी आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको एक बेसिक जानकारियाँ जो है वो दे दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है कैसा है, उसके नोट्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक। तो उस पर एज सच ज़्यादा डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन का पार्ट अपना नहीं बनता कि रिजर्व बैंक जो है वो क्या है। दोस्तों, एक सेंट्रल बैंक है और वो रेगुलेटरी बॉडी होती है, ये हम जानते हैं। इसकी ओनरशिप किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। मेजॉरिटी शेयर जो खरीदे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो ये आरबीआई के बारे में बताया गया है, इस पे ज़्यादा एज आई सेड फोकस की ज़रूरत नहीं है अपने को। अगला अपना असली डिस्कशन चालू होता है, वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप जानते हैं एग्जामिनेशन में सबसे हाईएस्ट वेटेज, सबसे हाईएस्ट पार्ट किसका होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो दोनों हिस्सों में बटा था, कौन कौन से आपके? जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए चलिए उसके क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या आपका कंक्लूजन इसमें होना चाहिए। नंबर वन, मिस्टर नमन इज एन ऑक्शनर। तो वो एक ऑक्शनर है। ही एडवर्टाइज्ड इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर दैट एन ऑक्शन वुड बी हेल्ड ऑन 17 अप्रैल 2025। तो 17 अप्रैल को एक ऑक्शन होगा, उसका एडवर्टीजमेंट उसने दिया इन आगरा फॉर सेल ऑफ सम ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर के लिए उसने एक एडवर्टीजमेंट दिया। मिस्टर काना रेड द एडवर्टीजमेंट, करेक्ट, और ट्रेवल्ड अबाउट 500 किलोमीटर्स टू अटेंड द ऑक्शन। तो वो ऑक्शन को अटेंड करने के लिए लगभग 500 किलोमीटर वो चला। When he reached the place of the auction, he found that the furniture had been withdrawn। तो जो फर्नीचर था वो फर्नीचर विड्रॉ हो गया था फ्रॉम सेल, मतलब वो ऑक्शन करने वाले थे लेकिन बाद में विड्रॉ कर दिया। मिस्टर काना sued मिस्टर नमन फॉर लॉस ऑफ हिज टाइम एंड एक्सपेंसेस। मतलब काना जी जो है वो नाराज हो गए ये बोल के कि भैया मैं 500 किलोमीटर चल के आया हूँ और तुमने वो चीज़ जो मैं खरीदना चाहता था उसी को विड्रॉ कर लिया। तुम ऐसा कर नहीं सकते, तुमने एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने ऑफर दिया था, मैं यहाँ आया तो मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट किया, ऑफर एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी हुई, उससे कॉन्ट्रैक्ट बना। तो काना का कहना है कि आपने जो किया वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। स्टेट विथ रीजन कैन मिस्टर काना क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम नमन अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी हाँ, बोलो अगर आपको याद आ पा रहा हो तो कनेक्ट करो। करेक्ट, ये आपका चैप्टर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये आप सभी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 यूनिट्स आपकी जनरल कॉन्ट्रैक्ट की है, 3 यूनिट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की है। तो ये सवाल आपको किससे मिल रहा है? जी हाँ, ये सवाल आपको मिल रहा है यूनिट 1। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 है उससे रिलेटेड सवाल है, जिसमें टॉपिक कौन सा था? टॉपिक अपन ने वैसे तो कई पढ़े थे लेकिन ये टॉपिक किससे कनेक्ट करता है दोस्तों? इनविटेशन टू ऑफर। याद करिए, ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। करेक्ट। तो अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑफर के एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट होता है, इन्फोर्सिबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐड देना वॉज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। उस ऐड को देख के आपका वहाँ जाना वॉज एन एक्सेप्टेंस टू इन्विटेशन टू ऑफर। तो एक्सेप्टेंस टू इन्विटेशन टू ऑफर गिव राइज टू ऑफर, और वहां पे फर्नीचर विड्रॉ हो गया तो मतलब एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं। तो ये एग्रीमेंट ही कभी नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ब्रीच कैसा? ब्रीच नहीं तो सजा कैसी? करेक्ट। तो देखिए ऐसा ही कुछ सवाल आपका जवाब के तौर पे बनना चाहिए, हाँ कि ना। तो देखिए सेकंड वाले में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का ऑफर से फर्क होता है।
ये सब एग्जांपल्स है इनविटेशन टू ऑफर के, जैसे कि कोटेशन, कैटलॉग, उसी में एडवर्टीजमेंट है, तो ये भी एक एग्जांपल है। विच आर नॉट ऑफर, दीज आर इनविटेशन टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर। तो ऑक्शन में मतलब बिडिंग करना जाना, ये सब इनविटेशन टू ऑफर होता है। जब गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, ऑक्शनर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीवन हु अटेंड द सेल। ठीक है, वो केस वेस का रेफरेंस आप दें नहीं दें, डज नॉट मैटर। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा बात क्या निकल रही है कि इट वॉज नॉट एन ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीवन। फिर ये देखिए, यानी बेसिक आपने लॉ, मेन पार्ट जो एग्जामिनर आपके जवाब में खोजेगा वो खोजेगा इनविटेशन टू ऑफर। आपने बताया कि नहीं विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, आपने बताया कि नहीं एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर में एक एडवर्टीजमेंट एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद यानी ये लॉ का पार्ट आपने डिस्कस किया। लॉ का पार्ट जैसे ही आप डिस्कस करते हैं, अगला काम होता है फैक्ट्स। तो देखिए फैक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन में जो था वो बता दिया कि नमन एडवर्टाइज किया गया था न्यूज़पेपर में 17 अप्रैल को आगरा में, फिर वो 500 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो फैक्ट्स तो पूरे क्वेश्चन को एज इट इज छाप दिया। फिर फाइनली आप जानते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन फैक्ट्स एडवर्टीजमेंट, ये आपका आंसर खत्म होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर बट मेयरली इन्विटेशन टू ऑफर, ही इज नॉट लायबल टू काना। इसलिए जो सवाल पूछा गया था, कैन काना सक्सीड इन हिज सूट, तो जवाब आया कि काना कैन नॉट सक्सीड इन हिज सूट। तो इसका मतलब ये जो अपन ने डिस्कस किया ये किससे टॉपिक था, ये पहले यूनिट के इन्विटेशन टू ऑफर वाले टॉपिक से रिलेटेड सवाल था। करेक्ट। आइए अगला सवाल। Abhimanyu, a businessman, lost his important document at a crowded railway station। तो उसका एक important document खो गया crowded railway station में। रमेश, a passerby, voluntarily collected the document। उसने document voluntarily collect किया। करेक्ट। तो document एक voluntary collect किया गया था। एंड रिटर्न देम सेफली टू अभिमन्यु विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड, मतलब वॉलेंटरीली उसने एक काम किया और वो मतलब खोई हुई चीज उसको ले जाके दे दी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। अ वीक लेटर, इम्प्रेस्ड बाय रमेश ऑनेस्टी, रमेश की ये मतलब इंसानियत देख के, भलमनशाही देख के बोल सकते हो, अभिमन्यु रोट एंड साइंड अ प्रॉमिस टू पे हिम 50,000 रुपया एज रिवॉर्ड। तो अभिमन्यु ने क्या किया, एक लिखित में उसको लेटर भेज दिया कि भैया मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमने जो ये काम किया, खोया हुआ डॉक्यूमेंट ला के मुझे दिया, उसके लिए मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। लेटर अभिमन्यु रिफ्यूज टू पे, arguing that the act had already been performed voluntarily, act had already been performed मतलब past act हो गया है, and therefore did not constitute a valid consideration। तो वहां पे तो consideration ही नहीं है, ऐसा कहना है किसका, अभिमन्यु का। रमेश फाइल्ड अ केस क्लेमिंग दैट प्रॉमिस वाज बाइंडिंग, रमेश बोलता है ऐसे कैसे पैसा नहीं दोगे, आपने लिखित में वादा किया है कि आप 50,000 रुपए दोगे। डिसाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर अभिमन्यु इज लायबल टू पे और नॉट। मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये भी सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कहाँ से आ रहा है, तो ये सवाल आ रहा है यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में जब आप पढ़ते थे तो यूनिट 2 में आप कंसिडरेशन के बारे में देखते थे। तो वैसे कंसिडरेशन के बारे में आपने देखा था डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज डी में। तो 2 क्लॉज डी में जो आपका कंसिडरेशन डिफाइन होता है उसमें आप क्या सीखते थे, याद करिए। कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कंसिडरेशन में जाते थे तो कंसिडरेशन में आप सीखते थे कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसिडरेशन का मतलब व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstain from doing, does or abstains from doing, या promises to do or abstain from doing anything, such act or abstinence is said as consideration for the said promise। यही अपन ने पढ़ा था कंसिडरेशन में सेक्शन 2 क्लॉज डी में। इसका मतलब कंसिडरेशन क्या हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ये तो हमने कंसिडरेशन से ही सीखा। करेक्ट। तो क्या यहाँ पे वो राइटिंग में दिया था, वैसे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट होता है, लेकिन सेक्शन 25 में स्पेसिफिकली उसके कुछ एक्सेप्शन दिए थे कि जहाँ पे आप राइटिंग में अगर ये सब बातें देंगे तो इवन पास्ट कंसिडरेशन कैन बी अ वैलिड कंसिडरेशन। तो देखिए आंसर में क्या हो रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन, वही उसकी डेफिनेशन दे दिया। तो आप लीगल डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद 25 में क्या बताया जाता है, स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट प्रॉमिस मेड इन राइटिंग साइंड बाय द प्रॉमिसर टू कंपेंसेट अ पर्सन who has voluntarily done something from promise is enforceable even without fresh consideration। इसका मतलब even past consideration is a valid consideration। तो मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, ये दोनों पैराग्राफ में आपने लॉ लिखा। लॉ में कौन से दो काम की बातें हैं जो एग्जामिनर खोजेगा, आपने सेक्शन 2 क्लॉज डी में कंसिडरेशन क्या होता है बताया कि नहीं बताया, और 25 में आपने ये बताया कि नहीं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन होता है, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। ठीक। फिर इन द प्रेजेंट केस, अब आप जानते हैं ये फैक्ट के डिस्कशन पे आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ था। ये तो क्वेश्चन को बस जस्ट आपको फैक्ट्स इन्यूमरेट कर रहा है कि फैक्ट्स क्या हुआ। फाइनली हमारा जो मकसद है वो है कंक्लूजन।
तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस केस में? कंक्लूजन निकल रहा है कि प्रॉमिस मेड बाय अभिमन्यु इन राइटिंग टू कंपेंसेट रमेश फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज वैलिड, तो वो पूरी तरीके से वैलिड होगा, एनफोर्सेबल होगा। देयरफॉर रमेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 50,000 रुपए एंड अभिमन्यु इज लीगली बाउंड टू पे। तो रमेश को 50,000 मिलना उसका अधिकार है और अभिमन्यु को बाउंड होगा वो 50, अभिमन्यु विल बी बाउंड फॉर पेइंग 50,000 रुपीज। तो ये अपना पूरा यूनिट 2 का डिस्कशन, कंसिडरेशन के ऊपर जो सवाल आया वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक, यस। तीसरा यानी सवाल नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तीसरा सवाल क्या बोलता है, देखते हैं। विकास, अ बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली, entered into an agreement with Reddy, a trader from Hyderabad, to smuggle a large consignment of gold into India in violation of the customs law। मतलब क्या बात कर रहे हैं? स्मगलिंग की बात कर रहे हैं। स्मगलिंग अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ गोल्ड इनटू इंडिया इन वायलेशन ऑफ कस्टम्स लॉ। तो ये एक लॉ के वायलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक इलीगल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एज पर द टर्म्स, Reddy would arrange smuggling operation while Vikas promised to provide financial support and safe storage facilities। देखिए आपस में कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि एक जन स्मगल करके लाएगा, दूसरा पूरा उसका अरेंजमेंट करेगा और सेफ स्टोरेज करके रखेंगे। बोथ एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, और इसमें भी बात कर रहे हैं कि चलो पार्टनरशिप करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। The agreement also stated that Reddy would invest a portion of his profit in Vikas legitimate textile business। इसमें आगे चल के बात ये भी हुई कि रेडी जो है वुड इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट इन विकास लेजिटिमेट टेक्सटाइल बिजनेस। विकास का एक और बिजनेस है टेक्सटाइल वाला। रेडी ने बोला कि भैया ये जो आधा हिस्सा मेरा आएगा ना इस मगल से, वो उसका आधा हिस्सा में कुछ पैसा मैं आपके वो टेक्सटाइल वाले बिजनेस में भी लगाऊंगा जो कि एक लॉफुल बिजनेस है। आफ्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन, समझ रहे हैं, मतलब पहला ऑपरेशन हो गया, पहला स्मगलिंग जो था सक्सेसफुल हो गया, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द पार्टीज। विकास रिसीव द स्मगल गोल्ड बट रिफ्यूज टू शेयर द प्रॉफिट। तो विकास ने स्मगलिंग तो की लेकिन वो शेयर ऑफ प्रॉफिट देने से मना कर दिया, आर्ग्यूइंग कि एग्रीमेंट अनलॉफुल है। ऑब्वियसली ये मानते हुए कि ये बात को लेकर आप कोर्ट ऑफ लॉ में तो नहीं जा सकते, तो इसलिए उसने उसका हिस्सा देने से मना कर दिया। रेडी फाइल्ड अ सूट फॉर एनफोर्समेंट claiming that at least lawful portion of the agreement relating to textile business should be upheld। रेडी का क्या कहता है कि भैया कम से कम वो लॉफुल हिस्सा जो मैं बिजनेस में लगाने वाला था वो हिस्सा तो दो, क्योंकि वो पैसा तो मैं बिजनेस में लगाऊंगा, तो कम से कम मतलब उतना पैसा तो दो। चलो अनलॉफुल वाला मैं क्लेम नहीं कर सकता जज साहब, लेकिन कम से कम लॉफुल वाला पैसा तो दिलवाया जाए। तो सवाल ये था क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल होगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये क्या पैसा मांगा जा सकता है। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है। ये सवाल आ रहा है बेसिकली यूनिट 3, जहाँ पे आप देखते थे अदर एसेंशियल्स। अदर एसेंशियल्स में जब आप बात करते हैं अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उन अदर एसेंशियल्स में वैसे आप देखते थे कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कोई काम नहीं करना चाहिए, तो ये स्मगलिंग एक तरीके की इलीगल एक्टिविटी है, ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। करेक्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो है ही है, साथ ही साथ आप इसको अपन और भी कई इंस्टेंसेस में जहां एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट होता है, मतलब अगर आप बात करें तो एक तो सेक्शन 23 का डील होता है, साथ ही साथ इसमें सेक्शन 24 का भी रेफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि अनलॉफुल इन पार्ट है एंड लॉफुल इन पार्ट है। अगर वो सेपरेबल होता था तो यार करो लॉफुल को एनफोर्स कर सकते हैं, अनलॉफुल को एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो सेपरेबल आप बोल रहे हो तो वो सेपरेबल आ किससे रहा है? आ तो अनलॉफुल बिजनेस से ही रहा है। अगर अनलॉफुल बिजनेस का हिस्सा लॉफुल बिजनेस में लगा रहे हो तो वो हिस्सा सेपरेबल थोड़ी हुआ, और अगर हिस्सा सेपरेबल नहीं है तो फिर ऐसे इंस्टेंसेस में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो सकता है? तो आप जानते हैं ऐसे इंस्टेंसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। तो इसमें हमारा फोकस एंड डिस्कशन आ जाता है सेक्शन 23। तो अब सेक्शन 23 क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स कि कंसिडरेशन में और ऑब्जेक्ट में जिसका एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, कब? इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, fraudulent involves injury to the person, immoral और opposed to public policy। मतलब दो रीजन में आ सकता है, पहला तो forbidden by law, स्मगलिंग इज forbidden by law, दूसरा opposed to public policy, वो भी आप बोल सकते हो। करेक्ट, तो स्मगलिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है, देयरफॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक स्मगलिंग इज नॉट ओनली अनलॉफुल बट आल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो मतलब ये अनलॉफुल भी है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है, तो कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तो एनफोर्स नहीं करेगा, ये बात आपने पहले बताई। उसके बाद सेक्शन 24 जहां एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट होता है उसका भी जिक्र आपने यहाँ पे किया कि इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंटायर एग्रीमेंट इज वॉइड। तो पूरा एंटायर एग्रीमेंट वॉइड होता है। ओनली व्हेन लॉफुल एंड अनलॉफुल पार्ट कैन बी सेपरेटेड, तो लॉफुल पोर्शन कैन बी एनफोर्स्ड। अगर दो आर अनसेपरेबल एंटायर कॉन्ट्रैक्ट फेल्स। ये सेक्शन 24 का
कंक्लूजन था, मतलब इतने में याद करो, इतने में आपने क्या समझाया, लॉ का पार्ट समझाया, तो ये आपका लॉ का हिस्सा हो गया। करेक्ट, इतना पार्ट आपने लॉ। तो लॉ में एग्जामिनर ने आपके आंसर में क्या खोजना है, आपने सेक्शन 23 का जिक्र किया है कि नहीं, आपने सेक्शन 24 का जिक्र किया है कि नहीं। करेक्ट, तो ये दो मेन बातें हैं। 23 में बाकी पूरी बातें बताए हो कि नहीं, फॉरबिडन बाय लॉ एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का जिक्र किया है कि नहीं, ये एक एग्जामिनर एज एन एग्जामिनर वो चेक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। उसके बाद आप जानते हैं फिर तो फैक्ट्स का डिस्कशन है, तो ये पूरा फैक्ट्स एज इट इज़ आपको बता रहा है कि क्वेश्चन में क्या हुआ था। ठीक, तो यहाँ तक आपका पूरा फैक्ट्स होता है। फैक्ट्स को देखने के बाद अब फाइनली अपन ने कंक्लूजन में आना है। तो देखिए अब यहाँ पे अब भले ही आप टेक्सटाइल बिजनेस और वो बिजनेस अलग मान रहे हो, लेकिन सवाल है टेक्सटाइल बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो जो स्मगल्ड का पैसा वही आएगा ना। करेक्ट, तो मतलब एक कनेक्टेड एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। हेंस द एग्रीमेंट बिटवीन विकास एंड रेड्डी, ये क्या माना जाएगा, इट इज वॉइड अंडर 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखिए वही रीजन से आपने जस्टिफाई किया। एंड द लॉफुल पोर्शन जो था दैट इज इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अनलॉफुल पार्ट, तो वो अनलॉफुल से सेपरेट नहीं हो सकता। देयरफॉर जो सवाल पूछा गया था, कैन रेड्डी एनफोर्स इट, द आंसर इज रेड्डी कैन नॉट एनफोर्स आइदर स्मगलिंग प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट क्लॉज इन लॉ, नो राइट ऑब्लिगेशन कैन अराइज आउट ऑफ अनलॉफुल एग्रीमेंट। मतलब इससे पूरा क्या हो गया, ये पूरा आपका कंक्लूजन हो गया। करेक्ट, तो चीजें आपको याद आ पा रही कि नहीं, रिकॉल आ रही होगी तो फटाफट कमेंट करिएगा यस सर। ठीक, उसके बाद अगला, मतलब अपन एक एक यूनिट से रिलेटेड सवाल जो है वो देखते जा रहे हैं किस तरीके से आरटीपी जो है वो सारे यूनिट्स और सारे कवरेज को लेके चल रहा है। तो ऐसे ही अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखते हैं। मिस्टर लाल अ वेल नोन बिल्डर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर कुमार अ प्रॉपर्टी डेवलपर। तो लाल साहब जो हैं वो एक वेल नोन बिल्डर हैं, एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर कुमार एक प्रॉपर्टी डेवलपर टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज शॉपिंग मॉल इन जयपुर फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए में एक शॉपिंग मॉल बनाने का बात हुआ था। टू बी कंपेंसेटेड विद इन 18 मंथ्स, 18 महीने में शॉपिंग मॉल बन जाएगा, आप उसका पैसा दे देंगे। आफ्टर द वर्क बिगेन बोथ पार्टीज म्यूचुअली डिसाइडेड टू ऑल्टर द नेचर ऑफ देयर एग्रीमेंट। दोनों पार्टियों ने क्या किया, एग्रीमेंट को ऑल्टर करने का म्यूचुअली डिसाइड किया, मतलब आपस में मिलकर डिसाइड किया कि चलो एग्रीमेंट को थोड़ा सा बदल देते हैं अपन। बाय म्यूचुअल कंसेंट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज सब्स्टिट्यूटेड। इतना पढ़ते पढ़ते एग्जाम हॉल में एक वर्ड आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज सब्स्टिट्यूटेड। बोलो दोस्तों वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपको याद आ रहा है तो कमेंट करो तुरंत। करेक्ट, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या हुआ, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरीके का, इसी को आप क्या नाम देते हैं, इसी को आप नाम देते हैं नोवेशन। करेक्ट, कुछ याद आ रहा है क्या, नोवेशन नलायको, सब पढ़ा हुआ है आपका, पता है मुझे। अब आप आरटीपी पढ़ रहे हो, अब आप नया नहीं पढ़ रहे हो कुछ, तो इसी को नोवेशन बोलते थे। अंडर विच मिस्टर लाल इंसिस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ 5 स्टार लग्जरी होटल ऑन द सेम लैंड फॉर एन इंक्रीज प्राइस ऑफ 12 करोड़। मतलब क्या बात हुई, पहले जो मॉल बनाने की बात थी उसकी जगह अब आपको एक 5 स्टार होटल बनाना है, इंक्रीज प्राइस ऑफ 12 करोड़, और उसके लिए 12 करोड़ देंगे। दिस न्यू एग्रीमेंट एक्सप्रेसली कैंसल द अर्लियर मॉल कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है ये रिप्लेस कर गया नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट, नोवा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ याद आ रहा है, यस नोवा कॉन्ट्रैक्ट। अब however 6 months, कहानी देखिए कैसे बदल रही है। however 6 months after the new agreement was executed, state government under urban development policy passed a law prohibiting construction of hotels in that particular commercial zone। स्टेट गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया कि वहां पे होटल उस एरिया में बन ही नहीं सकता, दो द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल इज स्टिल परमिटेड। शॉपिंग मॉल जो बनाना चाहे बना सकता है, होटल नहीं बन सकता उस जगह पे, ऐसा लॉ बना। ड्यू टू दिस प्रोहिबिशन लाल स्टॉप्ड द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो मिस्टर लाल ने, जिसने तो होटल बनाना था वहां पे, उसने कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया और मिस्टर कुमार को बता दिया दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो चुका है कि भैया अब मैं आपका होटल नहीं बना सकता यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून लिया है। मिस्टर कुमार जो है उनका ये बात सुनते ही दिमाग गर्म हो गया। करेक्ट, तो मिस्टर कुमार ने क्या बोला कि भैया ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट लाल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर कुमार जो है फाइल करते हैं एक सूट को अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिमांडिंग डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट लाल हैड फेल्ड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। ये बोलते हुए कि उसने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। अब सवाल क्या है, डिसाइड अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या लाल इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखने से सुनने से लग रहा है आपको कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है दोस्तों? जी नहीं, ये सवाल है आपके यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 जब आप पढ़ते थे जिसमें आप डील करते थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यूनिट 4 जो आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप एक टॉपिक पढ़ते थे क्या, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट
नीड नॉट बी परफॉर्म, तो जो कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड है वो आता था कहाँ, सेक्शन 62 अमंग वेरियस थिंग्स। 62 एक था जहाँ पे आप एक वर्ड डील करते थे, वो था नोवेशन। तो पहला जिक्र आपके आंसर में आना चाहिए नोवेशन का, कि ये नए कॉन्ट्रैक्ट से पुराना कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन से डिस्चार्ज हो गया, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। इसके साथ साथ यहाँ पे बात ये भी चल रही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया जिसके कारण अब हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, तो ये सेक्शन 62 का जिक्र तो होगा ही होगा। इसके साथ एक और सेक्शन का जिक्र आप कर सकते हैं, वो है सेक्शन 56। 56 क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। और ये कैसी वाली इम्पॉसिबिलिटी, आप वो भी जानते हैं, इसी को आप बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि अब सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसा हुआ, चेंज इन सर्कमस्टेंसेज या चेंज इन लॉ विच मेक्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, तो सेक्शन 56 के कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाना चाहिए, वॉइड बन जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि नहीं, क्या चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, देखिए आ गया 62 का रेफरेंस। अगर आपने अपने आंसर में 62 का रेफरेंस नहीं दिया, खेल खत्म इस क्वेश्चन में आपका। करेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, where the parties to contract agree to substitute a new contract in place of the old one, उन्होंने क्या किया, सब्सटीट्यूट करने की बात करी, ओ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, और टू रिसाइन और ऑल्टरेट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। इसी को जो अपन नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, इसी को नाम देते हैं नोवेशन। करेक्ट, तो पहला रेफरेंस जो आपने दिया, एग्जामिनर जिसमें इंटरेस्टेड होगा वो होगा सेक्शन 62। दूसरा बात आपने कर दी, देखिए सेक्शन 56 किसकी बात कर दी आपने, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म यानी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इट प्रोवाइड्स agreement to do an act which is impossible in itself to perform is void. So if the contract was possible to be performed when it is made but becomes impossible or unlawful after formation due to some event beyond the control of party, it becomes void। यानी इसी को आपने नाम क्या दिया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपने लॉ का डिस्कशन कर दिया, ठीक, तो ये पूरे हिस्से में आपने क्या किया, लॉ का डिस्कशन करा। एक्सक्यूज मी। अब लॉ का डिस्कशन करने के बाद अब सीधा फैक्ट्स में आए। फैक्ट्स में आप जानते हैं पूरा वही बात किया होगा, करेक्ट, कि आपने वहाँ क्या बात की होगी, ऐसा ऐसा बात हुआ, ये पुराना करना था, पहले शॉपिंग मॉल बनाना था, फिर होटल बना, तो ठीक है आपने क्वेश्चंस को पूरा बता दिया। करेक्ट, तो हियर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल वाज डिस्चार्ज बाय नोवेशन अंडर 62 सिंस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड विद म्यूचुअल कंसेंट, देयरफॉर मॉल कॉन्ट्रैक्ट नो लॉन्गर रिमेन्ड एनफोर्सेबल। तो ये आपने बता दिया कि मॉल का कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया, किससे, होटल वाले कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद एज रिगार्ड सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना होटल वाला, वो परफॉर्म हो नहीं सकता ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो वो परफॉर्मेंस भी हो नहीं सकता। तो यहाँ तक आपने पूरा क्या उसका जजमेंट बता दिया, मतलब फैक्ट्स को डिस्कस कर दिया। पूरे फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद फाइनली हमने देखा कि भैया मॉल वाला कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डिस्चार्ज हो चुका, और होटल वाला कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइड हो गया। तो वो लोग क्या कंपनसेशन वगैरह क्लेम कर सकते हैं, द आंसर इज नो। इन दिस केस बोथ पार्टीज आर रिलीव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। करेक्ट, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, तो डिस्चार्ज हो गया 62 के कारण और इम्पॉसिबल हो गया 56 के कारण। तो ये आपका पूरा क्या बना दोस्तों, ये बना आपका पूरा आखिरी कंक्लूजन। तो ये आपका कंक्लूजन डिस्कस्ड हो गया। करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 4 से रिलेटेड वो भी हमने देख लिया। करेक्ट, अगला अगला मिस्टर रमेश डिलीवर्ड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू अ ज्वेलर मिस्टर अरुण फॉर पॉलिशिंग। अरुण केप्ट द ऑर्नामेंट्स इन द लॉकर ऑफ हिज शॉप। अरुण ने वो ऑर्नामेंट्स अपने लॉकर में रखे। एंड लॉक्ड द प्रीमाइसेस बिफोर लिविंग, एंड लॉक्ड द प्रीमाइसेस बिफोर लिविंग। Unfortunately, during the night, some thieves broke into the shop and stole the ornaments. लो पूरे जेवर चोरी हो गए। When Ramesh asked for return of his ornament, Arun expressed his inability and stated that he has taken much care of the goods as would have it taken in his own property। मतलब जितना ख्याल वो अपनी चीज़ों का रखता है उतना ही ख्याल उसने बोला कि मैं आपकी चीज़ का भी रखा था, तो भाई अब चोरी हो गया, अब मैं क्या करूँ। रमेश का कहना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता भाई। रमेश however claimed compensation for the loss on the ground that ornaments were delivered under contract of bailment, and Bailey was bound to return them। तो उसने ड्यूटी ऑफ बेली याद दिला दिया कि भैया तेरी ड्यूटी होती है गुड्स को रिटर्न करना, तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वो ऑर्नामेंट मुझे चाहिए। तो ये का सवाल किसका हो गया, ये सवाल हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। करेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट नंबर 8।
तो उससे रिलेटेड सवाल हो गया किसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं, रमेश का कहना है कि भैया मैंने आपको ऑर्नामेंट दिया, अब आपकी ड्यूटी है वो ऑर्नामेंट को लौटाना, कहीं से भी लौटाओ, मुझे नहीं पता चोरी हुआ कुछ भी हुआ, आपको वो लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ड्यूटी ऑफ बेली। ये सवाल किससे आ रहा है, ये सवाल आ रहा है ड्यूटी ऑफ बेली। और अगर तुम ऑर्नामेंट नहीं लौटा सकते तो कंपेंसेट करो, ये कंपेंसेशन मांगा जा रहा है। अब सवाल ये है क्या रमेश को कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो याद करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में वेरियस ड्यूटीज ऑफ बेली में एक ड्यूटी था 151 152 में आप पढ़ते थे कि ड्यूटी टू टेक बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। करेक्ट, कल को अगर बेली नेग्लिजेंस पाया जाता है कि अगर उसने गुड्स का रीजनेबल केयर नहीं किया तो फिर ही इज लायबल टू कंपेंसेट द बेलर फॉर द लॉस। अब यहाँ पे इस केस में दिया गया है क्या कि उसने क्या किया, ऑर्नामेंट्स को लॉकर में रखा, ऑर्नामेंट्स को लॉकर में रखा अपनी शॉप के। तो भैया मतलब जैसे वो अपने गुड्स की चिंता करता है वैसे ही उसने आपके गुड्स की भी चिंता करी, तो ही हैज टेकन रीजनेबल केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन इन हिज ओन केस। अब उसके बाद चोरी हो गया तो वो तो बियॉन्ड हिज कंट्रोल है, उसमें बोलो उस दुकानदार की क्या गलती। और अगर दुकानदार की कोई गलती नहीं तो क्या माना जाएगा कि उसने एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया एज अ बेली, द आंसर टू इट विल बी नो। तो क्या उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ऑब्वियसली द आंसर टू इट शुड स्टेट नो। देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, 148 क्या था दोस्तों, बेलमेंट का डेफिनेशन। तो देखिए बेलमेंट को सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स शैल बी रिटर्न वंस द पर्पस इज कंप्लीटेड और अकम्प्लिश्ड। करेक्ट, तो ये 148 देखिए आंसर कैसे शुरू किया आपने, पहले 148 बेलमेंट क्या है धीरे धीरे उसको समझाया, फिर 148 बेलमेंट के बाद आपको पता चल चुका कि ये ड्यूटी ऑफ बेली का सवाल है, तो आपने रेफरेंस दिया 151 और 152 का। 151 ने क्या बोला था कि बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव टेकन इन हिज ओन केस। और 152 ने क्या बोला था कि अगर आपने रीजनेबल केयर किया है गुड्स का तो फिर एज अ बेली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। Correct. If the bailee has taken so much reasonable care, he is not responsible for loss, destruction, deterioration of the goods. तो मतलब इतने में आपने क्या क्लियरली, इतने में आपने पूरा लॉ समझा दिया। मतलब एग्जामिनर आपके आंसर में क्या खोजेगा, 148 लिखा है कि नहीं, 151 लिखा है कि नहीं, 152 लिखा है कि नहीं। एक बार लॉ समझा दिया गया, फिर अगला काम क्या है, वो तो फैक्ट्स में आना है। तब अगला काम आप फैक्ट्स में फटाफट आ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, चोरी हुई थी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, रीजनेबल केयर किया था। करेक्ट, तो फाइनल आपकी बात आती है कंक्लूजन। तो इट इज क्लियर, कंक्लूजन क्या है कि अरुण हैज टेकन रीजनेबल प्रिकॉशन, क्वेश्चन में पढ़ने के हिसाब से अरुण हैज टेकन अ रीजनेबल प्रिकॉशन बाय लॉकिंग द ऑर्नामेंट्स इन द लॉकर एंड सिक्योरिंग द शॉप। द थेफ्ट वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल डज नॉट अमाउंट टू नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे अरुण ने नेग्लिजेंस किया ऐसा नहीं है, देयरफॉर अरुण कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू कंपेंसेट रमेश फॉर द स्टोलन ऑर्नामेंट्स। तो अरुण लायबल नहीं होगा, ये हमारा सीधा सीधा जवाब बनता है। करेक्ट, तो इसका मतलब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यूनिट 8 से सवाल आ गया। अब उसके बाद आप देखें, उसके बाद अभी तक ये जितने भी हमने डिस्कस किए थे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के केस वाले सवाल थे। अब उसके बाद तो सीधा सीधा देखिए थ्योरी के सवाल पूछ रहा है। थ्योरी का सवाल क्या, डिस्कस इन डिटेल द रूल्स गवर्निंग द एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। तो रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी जानते हैं, ये किससे आ रहा है सवाल, ये आ रहा है यूनिट 6 से। तो यूनिट 6 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें आपने सेक्शन 32 से लेके पूरा जो सेक्शन 36 तक की बातें होती है। करेक्ट, रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। करेक्ट, तो डिपेंड करता है कंटिजेंसी हैपनिंग ऑफ इवेंट है कि नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो याद करो रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी जब यूनिट 6 में आप जाते थे तो यूनिट 6 जो अपन पढ़ते थे तो यूनिट 6 में जो रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी होता था तो ये अपन ने रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पढ़ा था कंटिजेंट में कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट सेक्शन 32। तो वो कब एनफोर्सिबल होता है, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कब एनफोर्सिबल नहीं होता है, व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन और हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। वैसे ही अगर कंटिजेंसी किस पे है, ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो वो एनफोर्सिबल कब होता है, व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन और हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। नॉट एनफोर्सिबल कब होगा, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। वही कंटिजेंसी याद करो डिपेंडेंट अपॉन टाइम होती थी या कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन होता था या अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वाला केस हो जाता था। तो ये सब रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरी तरीके से डिस्कस किया था। तो ये जो रूल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी आपने देखा था यही इसका मतलब, ये तो सीधा सीधा थ्योरी का सवाल है, इसमें कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। आपका रेफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, 32 से लेके 36 तक का रेफरेंस आपको 100% देना पड़ेगा। तो ये लॉ का सवाल है सीधा सीधा, मतलब थ्योरी सवाल है। और ये थ्योरी सवाल कहाँ से आया, ये आया आपके
यूनिट 6 से सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 36, तो उसके बारे में आपको पूरा जिक्र करना था कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉन हैपनिंग है, करेक्ट। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन है सेक्शन 34। उसके बाद स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, यानी उसी में जब आप टाइम जोड़ देते हैं, और उसके बाद टाइम फिक्स्ड होता है या नॉट फिक्स्ड होता है उसमें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंटिजेंसी ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये सीधा सीधा आपका लॉ का सवाल आ गया। उसके बाद एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी में भी टर्मिनेटेड, एजेंसी में भी टर्मिनेटेड मतलब आप जानते हैं ये सवाल कहाँ से आ गया, ये सवाल आया आपका यूनिट नंबर 9। तो यूनिट 9 जो है, जो एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को डील करता है, उसमें एक टॉपिक आता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को आप कब कब टर्मिनेट करते हैं, तो याद करिए उसके पूरे ग्राउंड्स थे, सेक्शन 201 मोस्टली ऐसे ग्राउंड बताता था, 201 ऑनवर्ड्स, करेक्ट। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखिए कब कब टर्मिनेट करते थे, तो रेवोकेशन एक ग्राउंड बनता था। रेवोकेशन करना है तो अगर आपने रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल किया तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, और वो करने से पहले आपको नोटिस ऑफ रेवोकेशन देना पड़ता था। वो रेवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। केवल प्रिंसिपल ही रेवोकेशन नहीं करता, एजेंट भी रेनोन्सिएशन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का। या फिर मान लो जिस बिजनेस के लिए आपने एजेंट को अपॉइंट किया था वो बिजनेस ही पूरा हो गया, कंप्लीशमेंट ऑफ बिजनेस हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं। डेथ और इंसेनिटी, एजेंसी डिटरमाइंड और टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली ऑन डेथ इंसेनिटी किसका, आइदर प्रिंसिपल का या एजेंट का, मतलब दोनों में से किसी की एक डेथ हो गई तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। या फिर कल को प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड हो जाता है। या टाइम पीरियड वाली थी तो टाइम एक्सपायर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब ग्राउंड है, मतलब अगेन ये सीधा सीधा लॉ का सवाल आ गया जहाँ पे आपने क्या डिस्कस करना था, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी के ऊपर आपने टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के ऊपर ये सवाल का पूरा डिस्कशन करना था। तो ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ का सवाल है। उसके बाद आखिरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल क्या है, डिस्कस द असेंशियल कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के असेंशियल्स बताना है, मतलब ये सवाल किससे आ गया, तो ये जो आखिरी बचा था, कौन सा बचा था आपका आखिरी, तो ये बचा था यूनिट नंबर 7। तो यूनिट 7 में आप देखेंगे इंडेमनिटी गारंटी की जो बात थी, इंडेमनिटी एंड गारंटी, तो उसमें जो गारंटी है, गारंटी के असेंशियल्स, असेंशियल कंडीशंस पूछ रहा है, मतलब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कुछ याद आ रहा है, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नहीं आ रहा होगा नालायक हो तो फिर तैयारी वापस से रीचेक करो। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलो, गारंटी का एक पर्पस होता था, मोस्टली पर्पस क्या होता था, टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट। कंसिडरेशन, करेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन होना चाहिए था, गारंटी विदाउट कंसिडरेशन जो है उसे वॉइड माना जाता था। लेकिन याद करिए कंसिडरेशन जो है रिसीव बाय द डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। श्योरिटी को डायरेक्ट कंसिडरेशन मिले ऐसा जरूरी नहीं है, अगर वो डेटर को भी मिल रहा है तो भी माना जाएगा कि सफिशिएंट कंसिडरेशन है, ठीक। उसके बाद कोई ना कोई लाइबिलिटी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी नहीं है तो गारंटी किस बात की, करेक्ट। लेकिन गारंटी देते वक्त ध्यान रखना है कि कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए था 142 143, वरना ये वन ऑफ द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी बन जाता, ठीक। गारंटी वैसे तो राइटिंग प्रेफरेबल होता है, लेकिन असेंशियल नहीं है कि गारंटी राइटिंग में ही हो, ओरल गारंटी भी वैलिड गारंटी हो सकता है। और याद करो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज अपन ने देखा था, तो कल को अगर कोई दूसरा को श्योरिटी है वो ज्वाइन करे तो उसका भी ज्वाइन करना बनता है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो फिर जो नॉर्मल श्योरिटी है क्या वो लायबल होता, नहीं होता। याद करो इसके लिए मैंने आपको क्लास में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ एग्जांपल दिए थे ना, कैट, सल्लू भाई, करेक्ट, और विकी भाई और मेरी गारंटी, करेक्ट। तो जॉइंट गारंटी, जब तक दूसरे को श्योरिटीज नहीं आएंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होता है। तो ये पूरा असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो था वो अपन ने पूरी तरीके से डिस्कस किया। तो ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा हुआ, चाहे जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो, पूरी तरीके से बातें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जब अपन बात करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या बातें आ रही हैं, अब आपको जानते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सवाल कैसे रहते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल अपने पास 4 यूनिट्स हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डिस्कशन करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गुड्स दे आर। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गुड्स, मतलब आपको टाइप ऑफ गुड्स, जब भी ऐसा सवाल आए पहले तो आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए ना गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं आप गुड्स 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होते हैं फ्यूचर गुड्स, एक होते हैं कंटिंजेंट गुड्स।
एग्जिस्टिंग में फिर आप जानते हो गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक गुड, एक होता है असर्टेन गुड्स और एक होता है अनअसर्टेन गुड। ऐसी कुछ चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही है? करेक्ट। अब आपको बताना है कौन से टाइप का गुड है। नंबर 1, अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन, ही अग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दिस बेल्स वर सेलेक्टेड एंड सेट असाइड। तो 50 बेल बेचने की बात कर रहे हैं, उसके पास 100 बेल है। 100 बेल है मतलब गुड्स एग्जिस्टिंग है, गुड्स एग्जिस्टिंग है, ओनरशिप एग्जिस्टेंस पोजेशन सेलर के पास है। और उसने क्या किया, सेलेक्टेड एंड सेट असाइड। तो सेलेक्टेड एंड सेट असाइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा 50 बेल बेचने का, तो सुबह कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए, याद करो बाबूजी, सुबह कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए, फिर दुकानदार ने क्या किया, वो 50 बेल्स को सेलेक्ट किया, सेट असाइड किया और अलग कर दिया। इसका मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये काम हो रहा है। जब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये काम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वो गुड्स को क्या बोलते हैं, असर्टेन गुड्स बोलते हैं। तो ये कौन सा गुड्स बनेगा, तो ये आपका बनेगा बेसिकली असर्टेन गुड्स। यहाँ पे आपके 2 वर्ड एग्जामिनर खोजेगा एग्जाम में, पहला आपने एग्जिस्टिंग गुड्स लिखा है कि नहीं लिखा, और एग्जिस्टिंग में क्योंकि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो असर्टेन गुड्स लिखा है कि नहीं लिखा। ये 2 वर्ड अगर आपके आंसर में मिसिंग हुआ तो नंबर 0 होने तय हो जाएंगे। करेक्ट। तो एग्जिस्टिंग गुड्स होना चाहिए और असर्टेन गुड्स होना चाहिए, तो जवाब हमारा पूरी तरीके से सही होगा। अगला, ए अग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ अ लॉट ऑफ 100 पैकेट लाइंग इन शॉप। 100 पैकेट में से कोई एक पैकेट, ओ वाला मतलब अगर आप क्या बोल रहे हो, 100 में से एक पैकेट खरीद रहे हो। अभी सवाल है, अगर वो वाला बोलते तो वो तो स्पेसिफिक हो जाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 100 में से एक पैकेट दे दो। अरे कौन सा एक पैकेट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब स्पेसिफिक तो है, मतलब एग्जिस्टिंग तो है, लेकिन एग्जिस्टिंग में अभी पता है क्या वो 100 में से एक पैकेट कौन सा, नहीं। तो ये क्या है, ये अनअसर्टेन गुड्स हो गया। करेक्ट। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो सेलेक्ट नहीं किए गए, सेलेक्टेड बाय वे ऑफ सैंपल था। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में इट इज नॉट नोन विच पैकेट इज टू बी डिलीवर्ड, वो 100 में से वो एक पैकेट आपका कौन सा होगा ये नहीं पता, इसलिए दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। तीसरा, T agrees to sell to H all the apples which will be produced in his garden this year। इस साल जितने भी एप्पल ग्रो होगी सब मैं बेच दूंगा। बोलो, ये सारे एग्जांपल्स अपन ने क्लास में देखे थे कि नहीं देखे थे? करेक्ट। तो जो भी होगा ये सब क्या फ्यूचरिस्टिक है, तो ये चीजें आप पास्ट में पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये फ्यूचर गुड्स हो गया। ठीक। तो फ्यूचर गुड्स क्यों, क्योंकि गुड्स जो है वो अभी भी क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, क्योंकि ये सेल नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। करेक्ट। तो ये वाला हो गया। तो मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, अगर अब अपन इसको रिलेट करें तो ये कहाँ से आ रहा है, सोगा में। तो ये सवाल जो है वो आपके आ रहा है सोगा के यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो आपने टाइप ऑफ गुड्स टॉपिक पढ़ा, तो ये सवाल टाइप ऑफ गुड्स को लेके आ रहा है। अगला, मिस्टर राहुल, अ होलसेल ट्रेडर इन दिल्ली, placed an order with Mr. Kapil, a textile merchant, for 50 rolls of premium silk cloth। क्या बात हुई है, प्रीमियम सिल्क क्लॉथ at an agreed price। It was clearly mentioned that the cotton should be of premium quality, silk and suitable for manufacturing wedding garments। क्लियरली बताया गया था कि वो क्लॉथ का पर्पस क्या होना चाहिए था, वेडिंग गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने के काम आना चाहिए। मिस्टर कपिल डिलीवर्ड द गुड्स ऑन द शेड्यूल डेट। कपिल ने वो गुड्स को डिलीवर कर दिया शेड्यूल डेट में। ऑन अ कैजुअल एग्जामिनेशन एट टाइम ऑफ डिलीवरी द रोल्स अपीयर टू बी फाइन। उस वक्त कैजुअल एग्जामिन किए तो बोले कपड़ा तो ठीक ही दिख रहा है। सो राहुल एक्सेप्टेड देम। राहुल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। करेक्ट। अब राहुल ने जैसे एक्सेप्ट किया, हाउएवर लेटर while cutting and using the cloth for tailoring, it discovered that the roll contains a mixture of synthetic fiber and had hidden defects। पहले तो मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कुछ याद आ रहा है, बासमती राइस के साथ बास प्लस मती राइस, जो क्लास के बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। करेक्ट। बट कुल मिला के मिक्स है यहाँ पे कि भैया टेक्सटाइल जो मांगा गया था कपड़ा प्रीमियम सिल्क क्वालिटी, उसके साथ सिंथेटिक भी मिक्स है। ठीक है, कैजुअली एग्जामिन हुआ, वो उसकी गलती थी, बट मिक्स है। एंड हैड हिडन डिफेक्ट्स लाइक स्मॉल होल्स एंड स्टेन। तो उस कपड़े में हिडन डिफेक्ट्स भी हैं। इसका मतलब वो मर्केंटेबल क्वालिटी का भी नहीं है, उसमें हिडन डिफेक्ट है, लेटेंट डिफेक्ट है। दिस डिफेक्ट्स मेड द क्लॉथ अनफिट फॉर मेकिंग वेडिंग गारमेंट्स, कॉजिंग हैवी लॉसेस टू राहुल। इसकी वजह से राहुल को एक्सट्रीम लॉस हो गया। राहुल डिमांडेड अ रिफंड, कपिल रिफ्यूज्ड, कंटेंडिंग कि राहुल हैड ऑलरेडी इंस्पेक्टेड द गुड्स एंड एक्सेप्टेड डिलीवरी। राहुल का क्या कहना है कि भैया तूने, मतलब कपिल का क्या कहना है कि तूने तो गुड्स देखा था, एक्सेप्ट किया है, अभी तू मना नहीं कर सकता। स्टेट विथ रीजन वेदर राहुल कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस। क्या राहुल गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं? तो बोलो ये सवाल कहाँ से आ रहा है, अभी तक पढ़ते आपको पूरा समझ आ जाना चाहिए था कि ये सवाल जो है वो आपका यूनिट 2 में इम्प्लाइड कंडीशंस जो आप पढ़ते थे
तो टॉपिक इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उससे लेके आ रहा है। तो जब इम्प्लाइड कंडीशंस की आप बात करते थे तो वहां पे होता था सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन की खासियत अपन देखते थे कि जब भी गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचा जाए तो गुड्स शुड करेस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन, तो गुड्स शुड करेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने आपसे मांगा था प्रीमियम सिल्क क्वालिटी वाला कपड़ा, आपने सिंथेटिक फाइबर मिक्स वाला दिया। चलो ठीक है, एक पल के लिए आप ये बोल के बचना चाहते हो कि भैया मैंने उसे कैजुअली एग्जामिन किया, लेकिन भैया उस गुड्स में क्या है, लेटेंट डिफेक्ट भी तो है। तो इम्प्लाइड कंडीशन थी कि गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये तो गुड्स में लेटेंट डिफेक्ट भी आ रहे हैं, यानी हिडन डिफेक्ट। और जब हिडन डिफेक्ट आते हैं, where the defects are latent, cannot be discovered on ordinary inspection, seller remains liable, तो वहां पे सेलर की लाइबिलिटी जो है वो बनी रहती है। तो मतलब इतने में आपने क्या कर दिया, पूरा लॉ का पार्ट जो है वो समझा दिया कि क्या क्या लॉ बोलता है इम्प्लाइड कंडीशंस में। ठीक, जैसे ही लॉ बताया, अब आपने क्या किया, अब आपने फैक्ट्स को डिस्कस किया कि भैया क्या है, उसने कैसे कपड़ा चेक किया वगैरह वगैरह, वो पूरी बातें डिस्कस करी। अब उसके बाद फाइनली आपने क्या करना है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर खाली कैजुअल एग्जामिन की बात होती तो चलो ठीक है, उसमें एक पल आप फिर भी बोलते, लेकिन यहाँ पे हिडन डिफेक्ट्स भी है। तो बेसिकली वन ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड मर्केंटेबल क्वालिटी वाला पॉइंट जो है वो मिस हो रहा है, और क्योंकि वो कंडीशन इम्प्लाइड पूरी नहीं हो रही, एज अ सेलर लाइबिलिटी सेलर की रहेगी। On the basis of above provision fact, it is clear that cloth did not correspond with the description of premium silk and was also not of merchantable quality. The defects were latent, क्योंकि defects भी latent है, hidden है, and could not have been noticed on ordinary inspection. तो ये reason बन गया. Hence Rahul is entitled to reject the goods and recover the price. तो ये राहुल का राइट है। कपिल कैन नॉट अवॉइड द लाइबिलिटी merely on the ground that casual inspection was done by राहुल। तो ये बोल के कपिल जो है वो बच नहीं सकता। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? यस। तो ये पार्ट अपना यूनिट 2 से रिलेटेड सवाल आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर वरुण, अ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर, डिलीवर्ड 20 लैपटॉप्स टू हिज फ्रेंड मिस्टर रोहित ऑन द कंडीशन ऑफ सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस विद इन 10 डेज। तो सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस था 10 दिन में रख लो या लौटा दो। रोहित नाइदर रिटर्न द लैपटॉप विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड नॉर इन्फॉर्म वरुण ऑफ एनी रिजेक्शन। मतलब ना रिटर्न किया ना इन्फॉर्म किया। तो मतलब कुल मिला के सेल ऑन अप्रूवल से रिलेटेड सवाल आ रहा है। तो आप जानते हैं अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और तब तक आपने ना गुड्स लौटाया ना मना किया, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप वहां पे जानते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। Instead, he kept the laptop in his office showroom and sold 5 of them. ओहो हो, इसकी हिम्मत तो देखो, ना ओके बोल रहा है ना नोके बोल रहा है, उल्टा 5 लैपटॉप उठा के बेच अलग दिया। क्लेमिंग टू मिस्टर अनुज, किसको बेच दिया, अनुज को। क्लेमिंग टू बी द एब्सोल्यूट ओनर, तो मतलब उसने क्या बोला कि मैं इस लैपटॉप का मालिक हूँ, और रोहित ने वो लैपटॉप अनुज को बेच दिया ये बोल के कि भैया मैं मालिक हूँ। अनुज परचेज द लैपटॉप इन गुड फेथ, यानी अनुज कौन हो गया आप जानते हैं? यस यस, कौन होता है कमेंट करो, मासूम बायर। तो अनुज इज द मासूम बायर, पेड फुल कंसिडरेशन एंड इवन इशूड अ रिसीट। तो मतलब कुल मिला के सब कुछ ऐसा चल रहा है कि वरुण ने रोहित को बेचा, रोहित ने अनुज को बेचा। ठीक, आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों बाद वरुण ने अपना पैसा मांगा। पैसा नहीं दोगे तो डिमांडेड द रिटर्न ऑफ ऑल लैपटॉप। बोले ला भाई पूरा लैपटॉप वापस कर, इंक्लूडिंग दो सोल्ड टू अनुज, जो अनुज को बेचा वो भी मंगवा और वापस दे। रोहित रिफ्यूज आर्ग्यूइंग दैट ही हैड एक्टेड एज द ओनर। रोहित ने मना कर दिया, ऐसा काय को, मैं नहीं मंगाऊंगा, मैं ओनर था। अनुज ऑल्सो डिफेंडेड हिमसेल्फ क्लेमिंग दैट ही वाज अ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू। अनुज बोला मैं भी काय को लैपटॉप दूंगा, मैं लैपटॉप नहीं दूंगा, मैं मालिक हूँ। वरुण however relied on the principle, कौन सा प्रिंसिपल, नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन ही हिमसेल्फ है। फटाफट कमेंट दो, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा मैक्सिम है ये? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या? नीमो डेट कोड नॉन एबेट। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है नीमो डेट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि भैया सेलर का बोलना है कि भैया जो खुद ही मालिक नहीं है वो कैसे दूसरों को मालिक बना सकता है, इसलिए मेरा लैपटॉप मुझे वापस करो। रोहित और अनुज का कहना है कि भैया नहीं नहीं नहीं, हमें वापस नहीं करेंगे। रोहित बोलता है मैं मालिक था इसलिए मैंने आगे बेचा। अनुज बोलता है मैं तो मासूम बायर हूँ, मैं तो पैसे देके खरीदा, मैं तो वापस करने से रहा। करेक्ट। डिसाइड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेदर अनुज हैज अक्वायर्ड वैलिड टाइटल एंड कैन वरुण रिकवर द गुड्स। तो आपसे दो सवाल है, क्या अनुज के पास वैलिड टाइटल है, और दूसरा क्या वरुण गुड्स को रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता। करेक्ट बात है कि नहीं दोस्तों? यस। तो सोचो अब इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर की अगर अपन बात करें
तो इसका आंसर अब किस तरीके से चलना चाहिए दोस्तों, तो देखिए आंसर में सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल की बात है, तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल आता है सेक्शन 24। तो आपको बात करनी पड़ेगी सेक्शन 24 की कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। अगर सेल ऑन रिटर्न बेसिस था, ओनरशिप पासेस द बायर अगर एक्सेप्ट हिम या डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया था, लौटाया नहीं और उसने आगे उसको बेच भी दिया फर्दर सेल, तो मतलब एक तरीके से ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे जो मैक्सिम लगाने की कोशिश की जा रही थी वो थी नीमो डेट कोड नॉन एबेट, जो बोलता है सेक्शन 27 क्या बोलता है, जनरल रूल कि नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो बोनाफाइड बायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सेप्शन में याद करो 30 सबसेक्शन 1 एंड 30 सबसेक्शन 2, चीज मेरी है, पोजीशन आपके पास है, आपने किसी और को बेच दिया तो भी सामने वाला गेट्स अ बेटर टाइटल। चीज आपकी है, पोजीशन मेरे पास है, करेक्ट, या ओनरशिप आपकी पोजीशन मेरे पास है, मैं किसी और को बेच देता हूँ, अगेन अगर बायर बोनाफाइड है तो ही गेट्स अ बेटर टाइटल। तो इफ अ सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स रीसेल देम टू बायर इन गुड फेथ, बायर गेट्स अ बेटर टाइटल। इफ बायर विद सेलर कंटेन्स ऑब्टेन्स पोजीशन रीसेल बिफोर ओनरशिप इज पास, तो अगेन बायर गेट्स अ बेटर टाइटल। दस once goods on approval are retained beyond time or resold, ownership passes and purchaser in good faith is protected। मतलब इसमें आपने जितने लॉ लग रहे थे वो सारे लॉ समझा दिए। एग्जामिनर क्या खोजेगा, 24 खोजेगा, 27 खोजेगा, और एक्सेप्शन जो है निमो डेट कोड नॉन एबेट का 30 सबसेक्शन 1 और 30 सबसेक्शन 2 को खोजेगा। उसके बाद आपने पूरा ये फैक्ट डिस्कस किया कि 10 लेफ्ट 20 में 10 बेचा था, 10 दिन के लिए उधारी में बेचा था, मतलब ऑन अप्रूवल बेचा था वगैरह वगैरह, ये आपने पूरा फैक्ट्स डिस्कस किया। आप जैसे ही फैक्ट डिस्कस किया, बोलिए क्या लैपटॉप वापस मांगा जा सकता है, नो। क्या बायर को बेटर टाइटल मिलेगा, यस। तो बायर बोनाफाइड है, उसको बेटर टाइटल मिलेगा। तो फिर बोलो सेलर का क्या राइट है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, पैसे मांग सकता है, किससे, रोहित से। तो इट इज क्लियर, बाय रिटेनिंग द लैपटॉप बियॉन्ड अप्रूवल पीरियड एंड सेलिंग पार्ट ऑफ देम, रोहित बिकेम द ओनर ऑफ द गुड्स, हिज सेल टू अनुज इज वैलिड, अनुज being bona fide purchaser acquires a good title, Varun cannot recover laptop from Anuj but may claim the price of the goods of remaining from Rohit, hence Varun contention is not legally sustainable। तो ये आपने पूरा क्या बता दिया, ये आपने पूरा कंक्लूजन जो है बता दिया। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, यस ठीक। अब उसके बाद आप देखेंगे तो अगले दो सवाल जो है वो पूरे लॉ के सवाल है। लॉ में क्या सवाल पूछ रहा है, डिस्कस द राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर व्हेन द सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर शोगा। अच्छा उससे पहले ये वाला सवाल जो था आया था, ये कौन सी यूनिट से आया था, ये सवाल आया था यूनिट 3 से, करेक्ट। तो यूनिट 3 मोस्टली सेक्शन 24 एंड सेक्शन 27, तो वहां से ये सवाल और उसके एक्सेप्शन सेक्शन 30 से आया था, तो उससे रिलेटेड ये सवाल था। उसके बाद थ्योरी का सवाल है, राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर मतलब ये यूनिट 4 अनपेड सेलर से है। अनपेड सेलर में वैसे तो राइट सेलर के होते हैं पर बायर के भी कुछ राइट्स होते हैं, आखिरी टॉपिक जाके आपने देखा था, तो वही सारे राइट जो हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। देखो बायर के क्या राइट्स थे कि डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर गुड्स उसको नहीं मिला तो वो डैमेजेस मांगेगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे तो वो गुड्स चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे वो गुड्स चाहिए, बायर का राइट। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर कल को वारंटी थी तो वो उसका सूट फाइल कर सकता था। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता था। एंड लास्ट सूट फॉर इंटरेस्ट। तो ये सब लास्ट टॉपिक आपने जो अनपेड सेलर में पढ़ा था, ये सब उससे रिलेटेड थ्योरी का सवाल आता है। तो राइट्स ऑफ बायर अनपेड सेलर के अंदर आपने ये टॉपिक को पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हो गया। एंड लास्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सवाल क्या था, एक्सप्लेन द रूल रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और ascertain goods under section 19 of the sale of goods act, how is the intention of parties as to passing of property ascertain। तो intention of the parties मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप कब कब ट्रांसफर होती है, इंटरेस्टिंग सवाल आ गया सीधा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को लेके। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की जब आप बात करते हैं तो याद करिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, तो ये सब डिपेंड करता है टीसीसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, कंडीशंस ऑफ द पार्टीज, करेक्ट। तो ये टीसीसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, ओनरशिप कैसे पास होता था, सेक्शन 20 21 22, स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट है तो ओनरशिप ऐसे पास होगी। स्पेसिफिक गुड्स है टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट है तो ओनरशिप कैसे पास होगी। और स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में भी है लेकिन सेलर इज बाउंड टू डू सर्टेन एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, तो ओनरशिप कैसे पास होगी। तो ये 19 सबसेक्शन 1, 19 सबसेक्शन 2, 19 सबसेक्शन 3 अपन ने लाइन से देखा था यूनिट 3 पढ़ते वक्त। फिर उसमें देखिए 20 में स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल
deliverable state, 21 specific goods to be put in deliverable state, और 22 specific goods deliverable state में भी लेकिन something to be done in order to ascertain the price। तो ये पूरी बात जब आप लिखते हैं तब जाके इससे क्या होता है, तब जाके आपके इससे पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कंप्लीट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। यस तो अब आते हैं अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिलेटेड क्या क्या सवाल है आप जानते हैं। पार्टनरशिप में कितनी यूनिट्स थी ओवरऑल, 3 यूनिट्स थी अपने सिलेबस में। पहली यूनिट बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप बताता था, दूसरी में पूरी राइट्स लाइबिलिटीज को डील करता था, और तीसरे में रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन इनकी बातें होती थी। तो चेक करते चलिए इनके सवाल कैसे रहते। मिस्टर अरुण एंड मिस्टर वरुण आर ब्रदर्स एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में उनका काम है इन दिल्ली। आउट ऑफ देयर जॉइंट सेविंग्स दे परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन नोएडा। उन्होंने क्या किया, जॉइंट सेविंग से एक प्लॉट खरीदा नोएडा में, एंड कंस्ट्रक्टेड 5 कमर्शियल शॉप्स ऑन इट, और उसमें उन्होंने 5 कमर्शियल शॉप बनाई। दिस शॉप्स वर लेटर रेंटेड आउट टू डिफरेंट टेनेंट्स। उन्होंने फिर उसको डिफरेंट पर्संस को लेट आउट कर दिया। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड, क्या कि जो दोनों हैं बोथ वुड इक्वली शेयर द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड। आपस में डिसाइड किया था कि रेंट भी बराबर शेयर करेंगे इक्वली। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट जॉइंटली टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी टैक्स एंड रिपेयर एक्सपेंस, मतलब कुल मिला के सारे खर्चे जॉइंटली करेंगे। इन मार्च 25 वन टेनेंट डिफॉल्टेड इन पेइंग रेंट ऑफ 50,000। वरुण claimed entire arrears from Arun, stating that both were partners in the property business and hence Arun, being one of the partner, was liable for the whole amount. Arun, however, refused and argued that they were not partners but only co-owners. उनका मानना है कि हम पार्टनर नहीं co-owner है। Therefore, he was not liable to pay Varun's share of the defaulted rent. Decide with reasons whether Arun Varun can be regarded as पार्टनर्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब क्या ये पार्टनर है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पर ये जो केस बेस्ड सवाल है दोस्तों, यानी ये सवाल किसका है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के यूनिट 1 का। जब यूनिट 1 की आप बात करते हैं तो अब सवाल है ये पार्टनर्स है कि नहीं है। उसके लिए अपन ने असेंशियल्स ऑफ वैलिड पार्टनरशिप देखा था कि असेंशियल्स ऑफ वैलिड पार्टनरशिप कब होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो, एग्रीमेंट हो, उनके बीच में इंटेंशन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो, करेक्ट, बिजनेस एक्टिविटी होती है और म्यूचुअल एजेंसी हो, तब जाके एक वैलिड पार्टनरशिप होती है। ये अपन ने सीखा था। तो उसमें आपने देखा था कि आज जो आप बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो है क्या ये पार्टनर्स कहलाएंगे, तो जॉइंट ओनर्स जो होते हैं, करेक्ट, तो जॉइंट ओनर्स आर को ओनर्स। पार्टनर जो है वो जॉइंटली सेपरेटली लायबल होते हैं, पर को ओनर्स अलग होते हैं और पार्टनर्स इन अ फर्म अलग होते हैं। तो इस केस में आप जानते हैं कि ये केस जो है वो पार्टनर का नहीं बल्कि को ओनरशिप का है, और को ओनरशिप है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो सेक्शन 4, 5 और 6 जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असेंशियल्स की, तो सेक्शन 4, 5 और 6 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, वो देखिए वो क्या बता रहा था, वो बता रहा था पार्टनरशिप का मतलब क्या, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप क्या उसको बता दिया। फिर देखिए असेंशियल्स में एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पूरा असेंशियल्स ऑफ वैलिड पार्टनरशिप था, करेक्ट। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी ये देख लिया तो आपने पूरा बेसिक। इन कॉन्ट्रास्ट को ओनरशिप इनहेरिटेंस से होती है और परचेज एंड डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व बिजनेस और म्यूचुअल एजेंसी, तो वहाँ पे बिजनेस है ऐसा नहीं माना जाता। तो इतने पार्ट में आपने पूरा क्या समझा दिया, इतने पार्ट में जो आपकी अभी तक की आदत रही है, आपने पूरा पार्टनरशिप का जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है वो आपने लॉ को समझा दिया। इतने हिस्से में आपने लॉ को समझा दिया। अब उसके बाद आप जानते हैं फिर क्या आता है, आता है फैक्ट्स, कि इन द प्रेजेंट केस वो पूरा फैक्ट बताया कि भाई पार्टनर है, पैसा दिया, एक ने पैसा दिया एक ने नहीं दिया। तो ये आपने क्या कर दिया, इतने फैक्ट्स को बता दिए, करेक्ट, और फैक्ट्स को फिर अप्लाई किया। तो ऑन अप्लाइंग द अबव प्रोविजन इट इज क्लियर, क्या क्लियर किया गया कि जो अरुण वरुण है, इसमें हमने क्या क्लियर किया कि वो जो दोनों लोग हैं, कौन, अरुण और वरुण, तो इनका जो काम है दोस्तों, ठीक, तो ऐसे इंस्टेंसेस में क्या उन्हें पार्टनर माना जाएगा, द आंसर इज नो, रेदर दे विल बी ट्रीटेड एज को ओनर। तो उसको जब अप्लाई करते हैं तो उनको क्या माना गया, उनको एक तरीके से को ओनर की तरह ट्रीट किया गया। यही अपन ने देखा था, यस, सो दे विल बी ट्रीटेड एज, ये अपना कंक्लूजन निकला। तो कंक्लूजन से क्या फाइनल निकल के आया कि अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होगा, कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पार्टनर, ही इज लायबल ओनली फॉर हिज इंडिविजुअल शेयर ऑफ द रेंट एंड नॉट फॉर द होल अमाउंट। तो वो पूरे अमाउंट के लिए लायबल नहीं होता। यही बात अपन ने सीखी, यही आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पहला आरटीपी का सवाल। दूसरा क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, एम एन ओ वर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। फर्म का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है। ओवर टाइम एन बिकेम मेंटली अनसाउंड, ओवर टाइम एन बिकेम मेंटली अनसाउंड
एंड वॉज इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग द फर्म्स अफेयर, तो वो फर्म के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर पाता। O alleged that M was continuously guilty of misconduct, एक पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, कौन? M। N मेंटली अनसाउंड है, तो M और N दोनों के बारे में बता दिया। अब O की बारी है, तो O ये बोल रहा है कि भैया एक अनसाउंड है और एक गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है। O फाइल्ड अ पिटिशन इन कोर्ट सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो क्या मांग रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मांग रहा है कोर्ट से। आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन, कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑर्डर भी दे दिया, वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन। M claimed that he still had the right to use the firm truck and vehicle for his personal business. Explain whether contention of M is correct. M का कहना है कि भैया वो पार्टनरशिप बंद हो नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, फर्म की एसेट मेरी एसेट है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, उसका ऐसा। अब सवाल ये उठ रहा है कि पहली बात तो क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वैलिड है, क्या ये ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं है? तो आंसर इज यस। तो आप देखते हैं जहां पार्टनर्स अनसाउंड माइंड के हो जाए या गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो जाए, तो फिर द पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, अगर उनमें ये प्रॉब्लम है तो फिर एक तरीके से ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन बनता है। और डिसोल्यूशन हुआ तो फिर आप जानते हैं जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है डिसोल्यूशन का, तो जितनी भी एसेट्स है फर्म की एसेट्स पहले इस्तेमाल होती है फर्म के डेट्स को डिस्चार्ज करने के लिए, उसके बाद जो बचता है उसका इस्तेमाल किया जाता है पार्टनर्स की इंडिविजुअल चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे भी जो एसेट्स है वो तो फर्म की एसेट्स है और डिसोल्यूशन हो रहा है विच इज़ वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन। याद करो सेक्शन 44 डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये सवाल आप जानते हैं किससे आ चुका? ये सवाल आ चुका यूनिट 3 से डिसोल्यूशन के ऊपर। तो 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप है, कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन सेवरल ग्राउंड्स। बहुत सारे ग्राउंड्स है, उसमें क्या सारे ग्राउंड बताने आपको? नहीं, जो यहाँ पे डिस्कशन है ज्यादातर बस वही ग्राउंड बताने हैं कि जब परसिस्टेंट ब्रीच होता है या गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होता है, अनसाउंड माइंड के होते हैं, तो वे ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन होता है। फर्दर 46 प्रोवाइड कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एवरी पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड टू हैव फर्म्स प्रॉपर्टी अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेट लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? फर्म के डेट्स के लिए इस्तेमाल होगा, और फिर जो सरप्लस बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, तो फिर वो उसके हिस्से के हिसाब से शेयर होगा। नो पार्टनर कैन क्लेम एक्सक्लूसिव राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन। तो ये पूरा डिस्कस हो गया फैक्ट्स का, करेक्ट। तो मतलब आपने ये इतना जो बताया ये लॉ, तो ये जो दो पैराग्राफ थे इससे आपने क्या डिस्कस कर लिया? लॉ डिस्कस कर लिया। फिर आप जानते हैं आप क्या आ रहा है, अब पूरा ये फैक्ट्स आ रहा है कि ऐसा 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 हुआ था, तो ये आपने पूरा फैक्ट्स को डिस्कस किया। अब उसके बाद फाइनल आप जानते हैं कंक्लूजन। तो बोलो उसका बोलना है कि मैं अभी भी फर्म की एसेट का इस्तेमाल करूंगा, क्या उसका पार्टनर का कहना सही है? इन द एंशिएंट केस पहले तो आपने बताना है डिसोल्यूशन वैलिड था, एग्जामिनर जो चेक करेगा वो है क्या आपने डिसोल्यूशन के बारे में बताया कि नहीं अंडर सेक्शन 44, तो वो वैलिड था। फिर 46 में फर्म की एसेट टू बी यूज फॉर क्लियरिंग लाइबिलिटीज है, तो वो भी आपने सही तरीके से बनाया है। तो एम कैन नॉट क्लेम एक्सक्लूसिव राइट ओवर ट्रक एंड व्हीकल फॉर पर्सनल बिजनेस, तो वो एक्सक्लूसिव इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका क्लेम इज अनजस्टिफाइड। प्रॉपर्टी मस्ट बी अप्लाइड फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द डिसॉल्व फर्म, वो एसेट का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द डिसॉल्व फर्म, उसके लिए यूज होना चाहिए। तो मतलब ये जो सवाल है, ये सवाल किसको लेके आगे अपन जो बोल सकते हैं, तो ये सवाल आप बोल सकते हो आईपीए की यूनिट 3 का सेक्शन 44 प्लस सेक्शन 46 उसका सवाल आ गया। तो ये पार्टनरशिप का सवाल हो गया। उसके बाद अगला, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड हाउ डू दिस राइट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एन ओरिजिनल पार्टनर। इसका मतलब ये सवाल जो है राइट ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका मतलब ये सवाल किससे आ गया? ये सवाल आ गया सब पार्टनरशिप, और सब पार्टनरशिप के बारे में आप जानते हैं कहाँ दिया हुआ है? सब पार्टनरशिप के बारे में बताता है यूनिट 2, और यूनिट 2 जब आप देखते हो तो सेक्शन 29। तो 29 जो है ये तो सीधा सीधा थ्योरी का सवाल हो गया कि सब पार्टनरशिप के क्या राइट्स होते हैं नहीं होते हैं, तो आप जानते हैं वहां पे आप दोनों बातें बताते हैं 29(1) और 29(2) में, वहां पे आपने क्या क्या डिस्कस करना होता है। तो वहाँ पे पहले 29(1) में कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन देखिए इंटरफियर विद कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रिक्वायर अकाउंट्स, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म, ये सब उसके राइट होते हैं, करेक्ट। उसका राइट केवल क्या है, मतलब राइट नहीं होते हैं वो सब, लेकिन क्या राइट है? टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट, केवल इतना ही राइट होता है कब? कंटिन्यूएशन में। ये 29(1) था। 29(2) में आपने देखा था अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो वहां पे उसका राइट क्या है? टू रिसीव शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और उस पर्पस के लिए फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग शेयर इज एंटाइटल्ड टू अकाउंट एज एंड फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये पूरा आपने क्या बता दिया? ये पूरा यहाँ पे आपने रेफरेंस दे दिया सेक्शन 29 का। तो मतलब ये तो सीधा सीधा लॉ का सवाल है, यहाँ पे एग्जामिनर चेक करेगा आपने सेक्शन 29 की बातें पूरी तरीके से बताई है कि नहीं। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि कल को ये भी पूछा था ना नॉर्मल पार्टनर से उसके डिफरेंस क्या है, तो भैया पार्टनर्स 31 क्या था? एडमिशन ऑफ पार्टनर,
कि नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इन अ फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. अ पार्टनर कैन नॉट बाय ट्रांसफरिंग हिज ओन इंटरेस्ट मेक एनीबडी एल्स अ पार्टनर इन हिज प्लेस अनलेस other partners agree to accept the person as the partner. Similarly, at the same time, a partner is not debarred from transferring his interest. मतलब 31 बोलता है एडमिशन भी एक ऑप्शन होता है, दूसरा 29 बोलता है सब पार्टनरशिप भी एक ऑप्शन होता है. तो इस तरीके से कंपेयर करके बता दिया गया. तो ये आपका सवाल हो गया पार्टनरशिप को लेके. तो ये पूरा अपना पार्टनरशिप से रिलेटेड 1 2 3 यूनिट तीनों का सवाल आ गया. अब अगला सवाल कौन से एक्ट से लेके? एलएलपी एक्ट. एलएलपी एक्ट की अगर हम बात करें तो क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट. ओ हो, सीधा सीधा थ्योरी का सवाल. चेंज ऑफ नेम मतलब आप जानते हो एलएलपी में ये कहाँ गया? सेक्शन 17 में चला गया. एलएलपी एक्ट में अगर हम बात करें तो सेक्शन 17 दोस्तों 15 16 17 याद करो. नाम हर 15 16 17 क्या क्या बोलते थे कि नाम जो है कैसा होना चाहिए? हर एलएलपी के नाम के आखिरी में एलएलपी वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए. नेम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या टू नियरली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. एलएलपी नहीं होना चाहिए. ये तो नॉर्मल प्रोसेस था. अगर आप अप्लाई करेंगे नाम के लिए तो आरओसी जो है वो आपके नाम को रिजर्व करके रख देगा. तो ये सब प्रोसेस अपन ने 15 और 16 में देखते हैं. पर चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस क्या था? याद करो, अगर जिस नाम से मेरी एलएलपी है मुझे पता चलता है कि कल को या मेरी कंपनी है या मेरा ट्रेडमार्क है, कल को कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम से एलएलपी बनाता है तो फिर जो ओल्ड वाला व्यक्ति था ही कैन फाइल अ कंप्लेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट. लेकिन अगर ट्रेडमार्क के केस में कंप्लेन है तो कंप्लेन जो है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर होनी चाहिए. ये भी अपन ने देखा था. उसके बाद इसका मतलब यानी पूरा 17 का डिस्कशन था. जब सेंट्रल गवर्नमेंट पाएगी कि ये कंप्लेन सही है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी किसको? नए वाले व्यक्ति को अपना नाम बदलने के लिए. द न्यू पर्सन नीड्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन. 3 महीने के अंदर अगर वो नाम नहीं बदलता है अपना तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद क्या करेगी? कंपलसरी उसका नाम जो है बदल देगी. चाहे आप खुद बदलो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बदले, आरओसी जो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम दे देगा. पर अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नाम बदल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में अपना नाम नहीं बदल सकते दोबारा. वो नाम भी आप बदल सकते हैं. बस उसकी शर्त कंडीशन क्या है कि वो नाम बदलने के लिए प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा जो नॉर्मली आप अपने मर्जी से जब नाम बदलते हैं वो फॉलो करते हैं. तो एलएलपी में ये आप जानते हैं ये पूरा क्वेश्चन जो है डिस्कस कहाँ से? सेक्शन 17 ऑफ द एलएलपी एक्ट से. कि देखिए वही बोल रहा है कि अगर आपको नाम बदलना है तो भले ही 15 16 जो नॉर्मल प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ पे अगर क्या बोल रहा है? अगर इन एडवर्टेंस और अदरवाइज किसी भी गलती की वजह से अगर नाम जो है आइडेंटिकल हो चुका है किसी दूसरे से या किसी दूसरी एलएलपी कंपनी से या किसी के ट्रेडमार्क से, फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एलएलपी या प्रोप्राइटर और रेस्पेक्टिवली या कंपनी, तो ये लोग एप्लीकेशन देंगे. कौन? एलएलपी से मैच खा रहा है तो वो एलएलपी वाला देगा. किसी के ट्रेडमार्क से मैच खा रहा है तो उसका प्रोप्राइटर देगा. और अगर किसी कंपनी से मैच खा रहा है तो कंपनी कंप्लेन करेगी, एप्लीकेशन देगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब अगर लगा कि ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्शन देगी क्या? 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है? नाम बदलना है. लेकिन अगर वो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है तो 3 साल के अंदर आपकी कंप्लेन आनी चाहिए. ये भी मैं आपको बता चुका था. अगर 3 साल के अंदर प्रोप्राइटर ने कंप्लेन फाइल नहीं करी तो फिर उसके बाद वो ट्रेडमार्क के ग्राउंड पे नाम बदलने के लिए सामने वाले के लिए कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता. अब दो बातें होंगी. सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन आएगा तो या तो आप नाम बदल दोगे या नहीं बदलोगे. अगर नाम बदलोगे एलएलपी चेंजेस इट्स नेम तो फिर 15 दिन के अंदर फ्रॉम द चेंज ऑफ नेम आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ता है रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विथ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की. देख भाई तेरे मालिक ने बोला है नाम बदलने के लिए इसलिए मैं नाम बदल रहा हूँ. तो ये काम आपको करना पड़ेगा अगले 15 दिन के अंदर. और फिर आरओसी क्या करेगा? अगले 30 दिन के अंदर आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा अलॉन्ग विद द चेंज ऑफ नेम एंड एलएलपी एग्रीमेंट. तो फिर उसके बाद आप एलएलपी एग्रीमेंट नए नाम से कर पाओगे. तो ये बात हो गई एलएलपी की. लेकिन अगर एलएलपी ने ये काम नहीं किया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसरी आपका नाम जो है बदल देगी. और फिर आरओसी नया नाम से आपके एलएलपी को एक तरीके से अपडेट करके एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा. लेकिन नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट एलएलपी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम. मतलब भले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नाम बदला लेकिन आप चाहो तो फिर अपना नाम बदल सकते हो. लेकिन अब वापस से आप वो पुराना नाम रखने जाओगे तो आरओसी वो पुराना नाम तो आपको देने से रहा. करेक्ट. तो इस तरीके से ये चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस था एलएलपी एक्ट में जो आपने देख लिया. अगला और इंपॉर्टेंट एक्ट जो आता है दोस्तों वो आता है कंपनीज एक्ट के बारे में. कंपनीज एक्ट से देखते हैं क्या सवाल है. सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट एज स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम. तो उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ था काम क्या है? रेसिडेंशियल हाउसिंग का काम है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू इन्वेस्ट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज फंड इन स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स
ऑफ अदर कंपनीज। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज फंड, मतलब अच्छा खासा पैसा जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स में लगाएंगे, मतलब शेयर में लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके काम करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? होपिंग टू अर्न क्विक प्रॉफिट, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो सके इसलिए। व्हेन द शेयर होल्डर क्वेश्चन दिस एक्ट, डायरेक्टर आर्ग्यूड दैट सिंस कंपनी वाज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंड हैड वाइड पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो देयर डिसीजंस वॉज वैलिड। तो मतलब जब शेयर दूसरे लोगों ने आर्ग्यू किया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, डायरेक्टर कहना क्या नहीं कर सकते, कंपनी बन गई, हम जो चाहें कर सकते हैं, ये पावर ऑफ डायरेक्टर्स है, ऐसा कह रहे हैं। रेफरेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बताते हुए आपको बताना है क्या एक्शन ऑफ डायरेक्टर इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी, क्या डायरेक्टर ऐसा काम कर सकता है और उसके तरह किए गए काम के लिए क्या कंपनी बाइंड होगा। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं ये किससे रिलेटेड है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, जहाँ पे बोला जाता है कि भैया सबके पावर जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो मेमोरेंडम जो है डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, और मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स, कोई भी एक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट होता है तो वो अल्ट्रा वायर्स होता है और उसे वॉइड माना जाता है। तो ये हमने देखा था, करेक्ट। तो ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन जो हैं वॉइड होते हैं एंड कैन नॉट बाइंड द कंपनी। तो ये पहले तो आपने सिंपल डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का रेफरेंस दे दिया। फिर इंस्टेंट केस क्या हुआ बता दिया। तो इन दिस केस डायरेक्टर्स एक्शन इज अल्ट्रा वायर्स, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि डायरेक्टर का जो काम है वो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है एंड देयर फोर वॉइड, कंपनी इज नॉट बाउंड बाय सच एक्ट, इस एक्ट के लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। तो कल को अगर कुछ भी हुआ तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स by ensuring that company's capital is used only for authorized purpose। तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का प्रोविजंस अप्लाई हो गया, ठीक। तो ये वाला पॉइंट किससे रिलेटेड आ गया, तो ये कंपनीज एक्ट में आप देखते हैं जो आखिरी में आप 3 डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं तो उसमें ये सवाल आ गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स से रिलेटेड ये सवाल आ गया। अगला, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड was incorporated in India with 55% paid up share capital held by central government, 20% state government, remaining 25% by private investors। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 55% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, 20% स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, मतलब टोटल 75% गवर्नमेंट ने लिया चाहे सेंट्रल या स्टेट, और 25% प्राइवेट इन्वेस्टर्स, मतलब आप जैसे मैंने, हम लोगों ने मिलकर ले लिया। सम प्राइवेट शेयर होल्डर्स आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट कंट्रोल वाज नॉट एब्सोल्यूट, भैया 100% शेयर आपके पास थोड़ी है, 25% हमारे पास भी है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल एब्सोल्यूट नहीं है। एंड देयरफॉर कंपनी शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो मतलब उनका कहना है कि भैया ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी है, आपको बताना है। मतलब आप जानते हो दोस्तों ये सवाल किससे आ गया, तो ये जानते हैं आप, कंपनी में ये सवाल आ गया गवर्नमेंट कंपनी। और बोलो गवर्नमेंट कंपनी कहाँ डिफाइंड है, 2 क्लॉज 45। तो 245 में जब आप गवर्नमेंट कंपनी पढ़ते हो क्या बोलता है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें क्या नॉट लेस देन कितना 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड, किसके द्वारा, आइदर बाय सेंट्रल और बाय स्टेट और जॉइंटली बाय सेंट्रल और स्टेट। तो यहाँ पे सेंट्रल के पास अकेले के पास ही कितना है 55, स्टेट के पास कितना है 20, तो मतलब ये तो दोनों का ही मिला के 75 हो गया। अरे भैया 51 ही क्रॉस कर जाए तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाता है। यहाँ तो अकेले सेंट्रल ने 55 ले लिए थे, तो पूरे 100% शेयर लेने से गवर्नमेंट बनोगे ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए 245 में ये तो गवर्नमेंट कंपनी बन गई। तो ये आपने सिंपल गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है लॉ डिफाइन कर दिया उसका। उसके बाद आप फैक्ट्स में आ गए, फैक्ट्स में क्या बोला कि यहाँ पे शेयर्स कितने होल्ड कर रहे हो 75%। तो सीधा कंक्लूजन बोलो गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है। अगर इसका जवाब आपने गलत दे दिया तो आप मेरी क्लास जो है मतलब फिर आप बंद कर दीजिए। तो ऐसे इंस्टेंसेस में दोस्तों मतलब आप इसका जवाब गलत दे ही नहीं सकते। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्या है, इज द गवर्नमेंट कंपनी। तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगा क्योंकि कंबाइंड गवर्नमेंट होल्डिंग एक्सीड्स 51%। तो वो लोग गवर्नमेंट कंपनी भी हो गया कि नहीं। हाँ, अगला सवाल, कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट एंड प्रोसीजर। मतलब आप जानते हो अब ये सवाल किससे आ गया बोलो कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी का प्रोसेस एंड प्रोसीजर, मतलब सीधा सीधा ये तो लॉ का सवाल आ गया। तो अब सेक्शन 8 के बारे में बोलता है तो आप जानते हो सेक्शन 8 में ऑप्शन दिया जाता है कंपनी को रजिस्टर होने का, नॉन प्रॉफिट मेकिंग टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, इनके लिए बन सकती है, लेकिन 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, तब जाके वो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर होते हो। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे सकता है बिना लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किए कंपनी बना के आप काम कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रार ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर करेगा आपको एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। फिर कंपनी को वही सारे राइट्स मिलेंगे जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को मिलते हैं। तो ये आपका सिंपल सेक्शन 8 के बारे में डिस्कशन हो गया। उसके बाद
आखिरी एक्ट जो आपके सिलेबस में है दोस्तों वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो चलो उस आखिरी एक्ट पे भी आ जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब इस पे क्या सवाल आ रहा है। मिस्टर अनिल ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन कोलकाता। बिल कहाँ ड्रॉ किया? बिल ड्रॉ किया कोलकाता में। ऑन मिस्टर बिमल अ रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क। तो अनिल कहाँ का है? अनिल जहाँ का भी हो वो उसने बिल बनाया कोलकाता में टू मिस्टर बिमल जो कि रेसिडेंट है न्यूयॉर्क का। एंड मेड पेबल इन दिल्ली, मतलब बिल बना कोलकाता में, पेबल इन दिल्ली अपॉन अ पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड हो गया। अनिल शूड बिमल इन इंडिया क्लेमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% is applicable in Kolkata. Bimal contended that his liability was governed by New York law where rate of interest is only 6%। बोलो अलग अलग जगह का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। कुछ याद आ रहा है? सेम बात आपने देखी थी 134 में। तो सेक्शन 134 की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा उसको लेके था। डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ बिमल विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? तो आप जानते हैं वहां पे अगर आप ड्रॉर के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो लॉ उस कंट्री का फॉलो होता है जहां पे वो बिल बना था। लेकिन अदर देन ड्रॉर के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं तो फिर जिधर बिल जिधर भी बना हो, रहने वाला व्यक्ति किधर का भी हो, जहाँ पे वो बिल पेबल है वहाँ का लॉ लगता है। इस केस में मतलब आप देखते हैं बिल बना भी इंडिया में और पेबल भी इंडिया में, तो चिंता ही कहाँ है, ये तो लोकल बिल हो गया, तो न्यूयॉर्क वाले का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे लॉ किसका लगेगा? लॉ इंडिया का ही लगने वाला है। तो सेक्शन 11 मतलब क्या बोला गया बेसिकली। अब आपने अगर इसके आंसर को देखना है कि बिल में लाइबिलिटी किसकी होगी, तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स इनलैंड और फॉरेन क्या होते हैं, मतलब आप जानते हो। पहले तो ये हमने डिसाइड कर दिया कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, वो दोनों के बारे में बता दिया। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कब बोलते हैं? करेक्ट, एज अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो इसको इनलैंड बोलते हैं। फॉरेन किसको बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इज डीम्ड टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद 134 ने ये बात बोली थी। तो 134 ये मेन बात था कि इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी liability of maker or drawer of a foreign promissory note, bill of exchange or check is regulated by law of the place where instrument is made, whereas liability of acceptor endorser determined by law of the place where instrument is made payable। पर वो तो फॉरेन बिल में लगता है ना, ये तो ध्यान रखिए, तो बिल ही इंलैंड बिल है, तो वह वैसे ही चिंता की बात नहीं है। द बिल वॉज ड्रॉन बाय अनिल इन कोलकाता, ये फैक्ट बता दिया। एंड वॉज मेड पेबल इन दिल्ली, डिसऑनर अनिल, ये तो फैक्ट्स की बात आ रही है। सिंस द बिल वॉज ड्रॉन इन इंडिया and made payable in Delhi, that is India, liability of acceptor is governed by the Indian law, यानी law of place of payment। तो Bimal is liable to pay interest at the rate of 18% claimed by अनिल। करेक्ट, तो उस जगह का लॉ लगेगा। तो ये आपने यहाँ पे लॉ बताया, इतने में आपने फैक्ट्स डिस्कस किए और ये आपका कंक्लूजन हो गया। करेक्ट, तो ये भी अपना डिस्कस हो गया। उसके बाद आखिरी सवाल क्या आता है दोस्तों, देखो आखिरी सवाल, डिफाइन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अच्छा, डिफाइन करने आ गया। बियरर बताओ, ऑर्डर बताओ, इनलैंड बताओ, फॉरेन बताओ। तो कुछ याद आ रहा है क्या? इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर और बियरर सेक्शन 13 में आता है। इनलैंड और फॉरेन सेक्शन 11 एंड 12 में आता है। तो मतलब सीधा सीधा यही बता रहा है, बियरर इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? विच इज एक्सप्रेस टू बी शो पेबल, और पेबल वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, उसको बियरर बोलते हैं। ऑर्डर किसको बोलते हैं? विच इज एक्सप्रेस टू बी शो पेबल, यानी पे टू एक्स और ऑर्डर, और पे टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन। करेक्ट, और वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज अ फुल एंडोर्समेंट। करेक्ट, और एक्सप्रेस टू बी पेबल डज नॉट कंटेन द टर्म्स प्रोहिबिटिंग द ट्रांसफर। तो ये सब जो है ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्क क्या होता है बियरर ऑर्डर में? बियर इज ट्रांसफर्ड बाय नेगोशिएशन, मतलब खाली बाय डिलीवरी। ऑर्डर इज ट्रांसफर्ड बाय मतलब एक तरीके से नेगोशिएशन एंड डिलीवरी, तो वो दोनों काम आपको करने पड़ते थे, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। वैसे इनलैंड फॉरेन, इनलैंड के बारे में भी बताया था, बिल ड्रॉ इंडिया में होना चाहिए एंड मेड आइदर पेबल इन इंडिया और अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो वो क्या होता है? वो इनलैंड होता है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फॉरेन होते हैं। इसका मतलब लास्ट डिस्कशन जो था बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये देख लिया। इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे नेम ऑफ पे इज ब्लैंक, करेक्ट, या नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर, और लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक एंडोर्समेंट, तो उसको ट्रांसफर करने का तरीका होता है डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन, और पेबल टू पर्सन और इज ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, और लास्ट एंडोर्समेंट इज फुल। ये चार तरीके के होते हैं एंड इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दो काम होते हैं। तो ये आपका ऑर्डर बियरर हो गया। इनलैंड जो अभी अपन ने देखा था,
मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया या ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शेल बी डीम्ड टू बी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अदर देन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट उसे क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट। तो ये दोस्तों अपना पूरा डिस्कशन था आरटीपी ऑफ जनवरी 26 फॉर माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। करेक्ट। तो इस तरीके से जो भी बातें अपन ने पढ़ी ये सब आपको रिकॉल हो रहा होगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। करेक्ट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से निकालिएगा। गुड लक।